नमस्कार दोस्तों, देखिए बीएसएनएल एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन से सैबैटिकल स्कीम का जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर है उसके बारे में 5 जून 2026 को अपडेट आया है। यहाँ पे सैबैटिकल जो एप्लीकेशन है उसका सैबैटिकल स्कीम क्या है और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर एसओपी यहाँ पे बोला गया है। तो आई एम डायरेक्टेड टू कन्वे the approval of the competent authority to implement the BSNL sabbatical scheme 2026 along with the standard operating procedure for sabbatical applications, the detailed provision governing the eligibility, duration of sabbatical, condition of applicability during the sabbatical period, procedure for submission and approval of the application, obligation of employee in terms of rejoining are contained enclosed। तो यहाँ पे सभी चीज यहाँ पे बोला गया है कि कौन सैबैटिकल एप्लीकेशन कर सकता है, कितना दिन के लिए कर सकता है, उसका प्रोसेस क्या है, जब सैबैटिकल पीरियड में रहेंगे तो एक एम्प्लॉय के कर्मचारी का क्या क्या बाध्यताएं होंगी और सैबैटिकल के बाद वो जब कंपनी में रिज्वाइन करेंगे तो उसका क्या पद्धति होंगे। तो ये पूरा चीज सैबैटिकल जो स्कीम है, ठीक है, ये सैबैटिकल स्कीम 2026 के अंदर इसको लिपिबद्ध किया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं जो सैबैटिकल स्कीम 2026 है और उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर। ठीक है, पहले हम लोग आते हैं जो बीएसएनएल सैबैटिकल स्कीम, बीएसएनएल सैबैटिकल स्कीम 2026। तो इसको क्या बोला जाएगा? बीएसएनएल सैबैटिकल स्कीम बोला जाएगा। ठीक है, बीएसएनएल सैबैटिकल स्कीम 2026। ठीक है, और ये जिस दिन से इसका अप्रूवल हो गया है उसी दिन से एक कार्यकर होगा। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव ये है, द स्कीम इज इंटेंडेड टू एनेबल द बीएसएनएल फॉर मैन पावर रैशनलाइजेशन and cost optimization of company and provide structured mechanism whereby eligible employee may subjected to the organization requirement। तो यहाँ पे क्या है? मैन पावर रैशनलाइजेशन इसका उद्देश्य है और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन इसका उद्देश्य है। क्या यहाँ पे होगा? अटेंड टू पर्सनल और फैमिलियर और सोशल ऑब्लिगेशन। यहाँ पे क्या होगा कि एम्प्लॉय को ये मौका दिया जाएगा कि वो अपना कोई पर्सनल निजी जिंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम है, सोशल कोई ऑब्लिगेशन है, उसको सपोर्ट स्पाउस, बीवी बच्चा को एकेडमिक प्रोफेशन में हेल्प करने के लिए, खुद का हायर एजुकेशन के लिए, उसके बाद एक्सप्लोर ऑल्टरनेटिव प्रोफेशन, अगर कोई चाहते हैं कि दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव प्रोफेशन में जाना तो उसके लिए वॉलंटरी डिसएंगेज फ्रॉम सर्विस फॉर ए डिफाइंड पीरियड विदाउट सर्विसिंग कंटिन्यूटी ऑफ द पीरियड। ठीक है, सीवियरिंग। तो ये सब यहाँ पे सैबैटिकल में आएगा। तो एप्लीकेबिलिटी क्या है? एप्लीकेबिलिटी है कौन सैबैटिकल ले सकता है, कौन कौन ले सकता है। ठीक है, ये है कि कोई भी परमानेंट एम्प्लॉय बिलो बोर्ड लेवल ले सकता है। दूसरा क्या है कि एम्प्लॉय मस्ट बोथ ऑन डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर सैबैटिकल ऑन डेट ऑफ इस अप्रूवल। क्या क्या होना चाहिए? 3 चीज होना चाहिए एम्प्लॉय का। एक है सस्पेंशन में होना नहीं चाहिए, सस्पेंड नहीं होना चाहिए। दूसरा बात है कि कोई पनिशमेंट उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। और तीसरा बात है कि उसके ऊपर कोई विजिलेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब कहीं भी संदिग्ध चीज नहीं होना चाहिए, सस्पेंशन हो, पनिशमेंट हो, विजिलेंस हो, ये सब चीज नहीं होना चाहिए। In respect of observed from any other organization, past service including the deputation prior to the absorption shall be counted for eligibility। तो वहाँ पे जो डेपुटेशन पीरियड का प्रायर जो है वो भी एलिजिबिलिटी के लिए कंसीडर किया जाएगा जो ऑब्जर्व एम्प्लॉय है। ये स्कीम किसके लिए अप्लाई नहीं होगा? नॉट अप्लाई किसके लिए नहीं होगा? प्रोबेशन, अगर कोई प्रोबेशन पीरियड में अगर कोई ज्वाइन करता है, ज्वाइनिंग के 2 ईयर प्रोबेशन पीरियड होता है तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ट्रेनिंग और अप्रेंटिस पीरियड में कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज के लिए नहीं एप्लीकेबल होगा, कोई कैजुअल एम्प्लॉइज के लिए नहीं एप्लीकेबल होगा, और
जो बीएसएनएल एम्प्लॉइज डेपुटेशन में बीएसएनएल का बाहर है, बीएसएनएल का अगर कोई एम्प्लॉइज डेपुटेशन में, मानिए कि ओएनजीसी में काम कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए क्या है कि एम्प्लॉइज ऑन डीम डेपुटेशन, डेपुटेशन विद इन बीएसएनएल, ये भी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। आप सैबैटिकल का डेफिनेशन क्या है? बाय डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, सैबैटिकल मीन्स वॉलेंटरी प्लान्ड नॉन ड्यूटी पीरियड अवेल अंडर दिस स्कीम। तो नॉन ड्यूटी पीरियड आप वॉलेंटरी लेंगे, व्हिच शैल बी ट्रीटेड एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव विदाउट एमसी सोली फॉर लीव accounting purpose. However, notwithstanding content in CCS leave rules to 2021 or any other service rule, the period of sabbatical shall not be treated as qualifying service for पेंशन, ग्रेचुइटी और एनी अदर सर्विस रिलेटेड बेनिफिट। तो ये जो सैबैटिकल पीरियड जो है, ये सैबैटिकल पीरियड में ये सब चीज कैलकुलेट नहीं होगा, ना पेंशन कैलकुलेट होगा, ना ग्रेचुइटी कैलकुलेट होगा, ना और दूसरा कोई सर्विस रिलेटेड जो बेनिफिट है वो कैलकुलेट होगा। मतलब है सीधा भाषा में अगर बोलेंगे तो सैबैटिकल लीव ऐसा लीव है जिस लीव में आपको कुछ भी फायदा नहीं है, ना मिलेगा पैसा, ना मिलेगा ग्रेचुइटी, ना मिलेगा सर्विस रिलेटेड कोई भी बेनिफिट। फॉर रिमूवल ऑफ डाउट, सैबैटिकल अंडर द स्कीम शैल कॉन्स्टिट्यूट ए डिस्टिंक्ट कैटेगरी ऑफ ऑथोराइज्ड एब्सेंट, एक ऑथोराइज्ड एब्सेंस क्रिएट under the BSNL policy and provision of CCS rules shall apply only for a limited leave accounting purpose, not for determining any service benefits. Okay, समझे? यानी कि BSNL जो CCS रूल है वो अप्लाई होगा आपका लीव अकाउंटिंग पर्पस के लिए, मगर सर्विस बेनिफिट के लिए इस सैबैटिकल में आपको कुछ भी चीज नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखिए सब डेफिनेशन, कंपनी क्या है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या है, ठीक है, जो क्लॉज 9 के अंदर आएगा, कंट्रोलिंग ऑफिसर क्या है, जो आपका कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग यूनिट क्या है, एम्प्लॉय क्या है, ये सब दिया रहेगा, ठीक है। इसका डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है। एलिजिबल कंडीशन क्या है कि कौन ले सकता है सैबैटिकल लीव। देखिए सैबैटिकल लीव लेने का सबसे बड़ा बात है कि जिसका कॉम्प्लीशन ऑफ 10 ईयर्स ऑफ सर्विस, 10 साल आपका नौकरी होना चाहिए रेगुलर एम्प्लॉय के। दूसरा क्या है, एम्प्लॉय मिनिमम रेसिडिवल सर्विस पीरियड, रेसिडिवल जो सर्विस है वो 1.5 साल होना चाहिए, ठीक है, जब से सैबैटिकल ले रहे हैं। यानी कि आपका जो उम्र है वो 57.5 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है, 57.5 साल के बाद अब नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और सैबैटिकल लीव शैल नॉट बी एडमिसेबल आफ्टर एज ऑफ 58, ठीक है। तो आपको 57.5 के नीचे होना चाहिए आपका उम्र और 10 साल सर्विस होना चाहिए। ये है सैबैटिकल का आपका एलिजिबिलिटी। ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी, देखिए सैबैटिकल आपको मिनिमम जो पीरियड है वो मिनिमम पीरियड 6 महीने के लिए मिलेगा और मैक्सिमम 5 साल के लिए मिलेगा सैबैटिकल। दूसरा बात क्या है कि एक्सटेंशन में बी परमिटेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, दैट सेल्फ टोटल जो सैबैटिकल पीरियड है, टोटल सैबैटिकल पीरियड आपका 5 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और क्या बातें हैं कि एम्प्लॉई में अवेल सैबैटिकल पीरियड 3 टाइम्स ड्यूरिंग एंटायर सर्विस कैरियर, तो 3 बार सैबैटिकल ले सकते हैं पूरा सर्विस कैरियर में। और देयर शैल बी मिनिमम गैप ऑफ 3 इयर्स बिटवीन 2 सैबैटिकल पीरियड, मिनिमम गैप 3 साल होना चाहिए 2 सैबैटिकल पीरियड के बीच में, रेकॉन फ्रॉम द डेट ऑफ रिज्वाइनिंग फ्रॉम प्रीवियस सैबैटिकल। तो पिछला जो सैबैटिकल से अगर ज्वाइन किए हैं उसके बीच में 2-3 साल का गैप होना चाहिए। मतलब क्या है कि सोचिए आप 2025 जून में, ठीक है, आप सैबैटिकल से ज्वाइन किए हैं, प्रीवियस सैबैटिकल से उदाहरण से बोल रहे हैं, तो 3 साल मतलब क्या है कि 26, 27, 28, यानी कि जून
जून 2028 के बाद ही आप फिर से सैबेटिकल ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद से ही आप सैबेटिकल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और 3 बार टोटल ले सकते हैं पूरा सर्विस में, 3 बार सैबेटिकल ले सकते हैं और मैक्सिमम 5 साल का ले सकते हैं, 5 साल से ज्यादा। ये जो सैबेटिकल है इसका प्रोसीड्यूर क्या है, कैसे अप्लाई करेंगे सैबेटिकल? द कंट्रोलिंग यूनिट शैल इंश्योर दैट नॉट मोर देन 10% of the employee under this unit that is headed by GM और PGM are on sabbatical in any point of time। 10% से ज्यादा आपको सैबेटिकल नहीं देना है। ठीक है, तो ये सीलिंग जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव सीलिंग है। दूसरा बात है, एम्प्लॉई शैल अप्लाई फॉर सैबेटिकल पीरियड थ्रू प्रॉपर चैनल। थ्रू प्रॉपर चैनल करना है आपको एटलीस्ट 45 डेज इन एडवांस। ठीक है, फॉर प्रपोज्ड कमेंसमेंट डेट। तो जो डेट से आप करना चाहते हैं उसका 45 दिन पहले आपको अप्लाई करना है थ्रू प्रॉपर चैनल। ठीक है, 45 दिन पहले करना है। और जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है वो एनेक्सियर 1 में दिया हुआ है, वो हम लोग आप लोगों के साथ साझा करेंगे। ये जो है ये आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट है। ठीक है, ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है आपका एनेक्सियर 1, जहाँ पे कैसे सैबेटिकल लेना है ये पॉलिसी के बारे में। इसमें क्या क्या है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, एम्प्लॉय का नाम है, HRMS नंबर, डिजिग्नेशन, ग्रेड पे। ठीक है, कौन सा सर्कल से आते हैं, आप एग्जीक्यूटिव है कि नॉन एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, डेट ऑफ सुपरवाइजेशन क्या है, और टोटल सर्विस लेंथ कितना है, क्योंकि आपको 10 साल के अगर कम होता है तो सैबेटिकल नहीं मिलेगा। डिटेल्स ऑफ द सैबेटिकल अवेल्ड अर्लियर, अगर पिछले कोई सैबेटिकल लिए हैं तो पहले बार जब लेंगे तो ये नॉट एप्लीकेबल होगा। और प्रपोज सैबेटिकल डेट, तो यहाँ पे अगर आप 2027 से लेना चाहते हैं, ठीक है, 2028 तक, तो ऐसे करके लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं सब साल लिख दिया, आपको डेट लिखना है। ठीक है, ऐसे 1/1/2027 से 1/1/2028 ऐसे करके लिखना है। ठीक है, उसके बाद पर्पस क्या है, तो यहाँ पे बहुत सारा पर्पस दिया हुआ है, पर्सनल है, पाउस है, हायर स्टडीज है, खुद का, डिपेंडेंट का, एंटरप्रेन्योरशिप है कि आप अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट है एल्सवेयर, कहीं पे अगर कॉन्ट्रेक्चुअल जाके काम करना चाहते हैं तो ये सब आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आपको लिखना है कि ये जो विजिलेंस केस आपके पेंडिंग नहीं है, अगर है तो आपको ऐसे ही सैबेटिकल नहीं मिलेगा। दूसरा क्या है कि अगर किसी का लोन ड्यू चल रहा है कि नहीं, तो इसको आपको नो करना है। और यहाँ पे आपका सैबेटिकल लीव के दरमियान आपको ये सब दे देना है कि आपका एड्रेस क्या रहेगा, आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी क्या रहेगा, और डिक्लेरेशन बाय द एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय को यहाँ पे बहुत सारा चीज डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे कि मैं अपना इच्छा से सैबेटिकल ले रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड द सैबेटिकल इज ए नॉट मैटर ऑफ राइट, ये मेरा अधिकार नहीं है, ये अप्रूवल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगर अप्रूव करेंगे तब जाके ले सकते हैं, इसमें हमको कोई पैसा नहीं मिलेगा, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, बोल के आपको यहाँ पे साइन करना है, आपका नाम लिखना है, डेजिग्नेशन लिखना है, डेट प्लेस लिख के आपका कंट्रोलिंग अथॉरिटी से रिकमेंड कराना है, यहाँ पे सील स्टैम्प मारेगा। तो अगर आप सोचिए थ्रू प्रॉपर चैनल कर रहे हैं, तो अगर आप जेटीओ हैं, ठीक है, आपका कंट्रोलिंग क्या होगा, एसडी, तो आपको यहाँ पे एसडी सिग्नेचर करेगा। ठीक है, एसडी कर लिया, उसके बाद एजीएम सिग्नेचर करेगा। ठीक है, उसके बाद डीजीएम करेगा। ठीक है, उसके बाद आपके यहाँ पे जीएम करेगा, फिर जाके आपका होगा। तो ये थ्रू प्रॉपर चैनल का हो गया। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका एप्लीकेशन हो गया। देखिए और क्या है, कॉम्पिटेंट जो अथॉरिटी है ये आपको 45 दिन आपको रिलैक्स करेंगे। ठीक है, ग्रांट ऑफ सैबेटिकल शैल प्योरली बी डिस्क्रिशन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, आप इसको एज ए राइट क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और बीएसएनएल का पूरा राइट है ये सैबेटिकल कैंसिल करने के लिए। आप देखिए अंडरटेकिंग क्या है, आप जब सैबेटिकल दे रहे हैं तो आपको एक अंडरटेकिंग आपको देना है जो एनेक्सिया 2 में है। देखिए एनेक्सिया 2 में कैसे अंडरटेकिंग देना है।
अंडरटेकिंग भरना है उसमें आपको यहाँ पे आई के बाद ये पूरा नाम लिखना है, HRMS नंबर लिखना है, उसके बाद डेजिग्नेशन लिख देना है और प्रेजेंटली कहाँ पे पोस्टिंग है। ठीक है, अगर सोचिए आप कॉर्पोरेट ऑफिस में पोस्टिंग है तो आप कॉर्पोरेट ऑफिस लिखेंगे BSNL। आप अगर सोचिए कि सर्कल ऑफिस में पोस्टिंग है कहीं पे, ठीक है, तो आप सर्कल ऑफिस लिखेंगे। सोचिए आप CTD में पोस्टिंग है, CTD सर्कल ऑफिस में, तो आप CTD सर्कल ऑफिस लिखेंगे। ठीक है, ऐसे टाइप का आप लिखेंगे। इसके बाद क्या है, ये पूरा जो लिखा रहेगा, ये पूरा लिखने के बाद यहाँ पे आप साइन नाम लिखेंगे, सिग्नेचर करेंगे, डेजिग्नेशन देंगे। ठीक है, और जो BA यूनिट है, ये यूनिट की तरफ से यहाँ पे आपका नाम सिग्नेचर होगा। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है, यानी कि ये सैबैटिकल लीव अप्रूव करने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होंगे। नॉन एग्जीक्यूटिव और GTO लेवल के लिए CGM होंगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। एग्जीक्यूटिव अप टू AGM और DE डायरेक्टर HR होंगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और DGM एंड अबव लेवल पे CMD होंगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, अब स्टेटस ड्यूरिंग सैबैटिकल, यानी कि जब सैबैटिकल लेंगे तब आपका स्टेटस क्या होगा। नॉट विथस्टैंडिंग एनी कंटेंट इन CCS लीव rules or any other services rules, sabbatical under this scheme constitute a distinct category of voluntary non-duty period. The provision applicable to extraordinary leave, ठीक है, ये EOL extraordinary leave apply only to the limited leave accounting processes. आप sabbatical period में क्या constitute a break, not constitute a break in service, ये सर्विस ब्रेक नहीं होता है। नॉट काउंट एज क्वालिफाइंग सर्विस फॉर एनी सर्विस रिलेटेड बेनिफिट, तो इसमें क्वालिफाइंग सर्विस भी आपका काउंट नहीं होगा। ठीक है, और देखिए नो पे, कोई भी पेमेंट नहीं है, अलायंस नहीं है, इंक्रीमेंट नहीं है, लीव एक्रूअल नहीं है, LTC नहीं है, कोई भी रिम्बर्समेंट नहीं है, जैसे कि मेडिकल बेनिफिट वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है इस टाइम पीरियड में। सैबैटिकल शैल नॉट कंटेंट विथ एनी फॉर्म ऑफ लीव, यानी कि दूसरा कोई लीव के साथ आप इसको नहीं ले सकते। जैसे कैजुअल लीव के साथ आप EL नहीं ले सकते हैं, EL के साथ आप कम्यूटेड लीव नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही सैबैटिकल भी दूसरे किसी के साथ नहीं ले सकते हैं। द पीरियड of leave shall not be reckoned towards the residence or eligibility of any purposes. The time period for upgradation of non-functional NF grade under, तो ये भी आपको यहाँ पे the period of sabbatical shall not be reckoned towards रेसिडेंसी और एलिजिबिलिटी पीरियड फॉर एनी पर्पज है, तो इसमें अब भी आपका एलिजिबल नहीं होता है। जैसे कि आपका NEPP EPP ये सब नहीं मिलता है। रेसिडेंसी फॉर एलिजिबिलिटी पोस्ट बेस्ड प्रमोशन, ठीक है, इसमें भी आपका नहीं होता है। प्रोवाइड दैट व्हेयर एन एम्प्लॉई अदरवाइज बिकम एलिजिबल फॉर ए पोस्ट बेस्ड प्रमोशन आफ्टर एक्सक्लूडिंग द पीरियड ऑफ सबैटिकल, सच प्रमोशन इफ ड्यूज शैल बी गिवन only after rejoining of the company without loss of seniority in the substantive grade, without any claim of pay fixation, arrear, pay anomalies। ठीक है, तो आपको जो पोस्ट बेस्ड प्रमोशन है वो मिल जाएगा, और जो टाइम बाउंड प्रमोशन से वो नहीं मिलेगा। ये देखिए, पीरियड ऑफ shall not reckon towards the residency or eligibility period for the following purposes, तो इसमें आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और देखिए पेंशन ग्रेचुइटी गवर्न बाय द स्पेसिफिक प्रोविजन कंटेन इन सच स्कीम। देखिए मेडिकल फैसिलिटी, कोई भी आपका मेडिकल रिइंबर्समेंट नहीं मिलेगा। हाउस एकोमोडेशन, देखिए हाउस एकोमोडेशन आप कर सकते हैं अगर BSNL का क्वार्टर में रहते हैं। ठीक है, वो जो रूल का हिसाब वो रूल के हिसाब से चलेगा। एम्प्लॉई सोली रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द टाइमली पेमेंट ऑफ ऑल ड्यूज, जैसे कि लाइसेंस फी, इलेक्ट्रिक, वाटर, सभी पैसा एम्प्लॉइज को खुद का अपना जेब से देना पड़ेगा। BSNL के पास ये अधिकार है कि वो आपका क्वार्टर वैकेट करने के लिए बोले। रिटायरमेंट और टर्मिनल बेनिफिट, एम्प्लॉइज गवर्न बाय EPF और सुपरएनुएशन पेंशन स्कीम
नो पेंशन और सुपरएनुएशन बेनिफिट शैल एक्रू ड्यूरिंग द सैबेटिकल पीरियड। सैबेटिकल पीरियड में आपको कोई पेंशन वगैरह ये सब चीज नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर जो सीसीएस पेंशन रूल 1972 यानी कि जो लोग को जीपीएफ मिलता है, जो लोग डेपुटेशन ऑब्जर्व एम्प्लॉई है, वो लोग सैबेटिकल शैल नॉट बी ट्रीटेड एज क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशन। तो सैबेटिकल को क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशन भी नहीं माना जाएगा। रिमूवल ऑफ डाउट्स, सैबेटिकल पीरियड शैल बी रेकॉन फॉर कैलकुलेटिंग, शैल नॉट बी रेकॉन फॉर कैलकुलेटिंग ग्रेचुइटी। सैबेटिकल पीरियड आपका ग्रेचुइटी के लिए भी कैलकुलेशन नहीं होगा। जो सैबेटिकल लीव है इसके दरमियान आपका एम्प्लॉयमेंट आप क्या कर सकते हैं। तो एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉय कोई प्राइवेट जॉब कर सकते हैं और ओवरसीज में जाके भी कोई असाइनमेंट कर सकते हैं, मगर ये सब चीज बीएसएनएल को बोल के आपको करना है, ठीक है। दूसरा बात क्या है कि एम्प्लॉय कोई कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब, कोई टेम्पोररी एम्प्लॉयमेंट, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ले सकते हैं, पीएसयू में, ऑटोनोमस बॉडी में, मगर इसका क्या है टेम्पोररी होना चाहिए, ठीक है। और एनेबलिंग द प्रोविजन ऑफ रूल सच एम्प्लॉयमेंट प्रायर अप्रूवल टू द कॉम्पिटिंग सैबेटिकल सैंक्शनिंग अथॉरिटी। जो सैबेटिकल को जो सैंक्शन किए हैं अथॉरिटी, उनसे प्रायर अप्रूवल लेके आप ले सकते हैं। दूसरा क्या है, एम्प्लॉय आप कोई भी रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते हैं, ना गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं, ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, ना ऑटोनोमस बॉडी में ले सकते हैं। यानी कि आप बीएसएनएल में सैबेटिकल लेके आप पीएससी में जाके कोई जॉब ले लिए या यूपीएससी में जाके कोई जॉब ले लिए, नहीं, ये वैधता नहीं है इसका। प्रायर रिटन परमिशन ऑफ बीएसएनएल शैल बी मैंडेटरी फॉर एम्प्लॉयमेंट इन टेलीकॉम और एलाइड सेक्टर। अगर आप टेलीकॉम या एलाइड सेक्टर में जाना चाहते हैं तो बीएसएनएल से मैंडेटरी आपको अप्रूवल लेना है, परमिशन लेना है, परमिशन लेके आपको करना है। इन ऑर्गेनाइजेशन हैविंग बिजनेस डीलिंग्स विथ और कॉम्पिटेंट, और कोई ऐसा कंपनी है जिसके साथ बीएसएनएल का बिजनेस डीलिंग है, उससे भी आपको लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपका आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर आएगा तो यहाँ पे आपको परमिशन लेना है। एम्प्लॉय शैल नॉट एंगेज डायरेक्टली इनडायरेक्टली एनी एक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और कंसल्टेशन दैट क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए मैं बोला बीएसएनएल के साथ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। बीएसएनएल का अगर कोई वेंडर है, ठीक है, जो वेंडर बीएसएनएल का काम करते हैं, आप जाके उसी वेंडर के अंदर एम्प्लॉयमेंट ले लिए, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। और देखिए रिजॉइनिंग और रिकॉल, कोई एम्प्लॉई अगर प्रीमेच्योर रिजॉइन करना चाहते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ, तो 6 मंथ के बाद ही आपको प्रीमेच्योर रिजॉइन कर सकते हैं, तो उनको 1 मंथ नोटिस देना पड़ेगा। बीएसएनएल रिजर्व द राइट टू रिकॉल एम्प्लॉय। बीएसएनएल कभी भी कोई एम्प्लॉय को बुला सकता है सैबेटिकल लीव में जो गए हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी बाय गिविंग 1 मंथ नोटिस, ठीक है। बीएसएनएल 1 महीने का नोटिस से बुला सकता है कोई भी एम्प्लॉय को। प्लेस ऑफ रिजॉइनिंग एंड पोस्टिंग, देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब जो जगह से गए थे वही जगह पे ज्वाइनिंग करेंगे। देखिए एम्प्लॉय में रिजॉइन इन बिजनेस एरिया, सेम बिजनेस एरिया विद इन 1 year having sabbatical. If sabbatical period exceed 1 year, अगर 1 साल से आपका ज्यादा हो गया sabbatical period, तो अदर बीए में वे कैडर में भी आप रिजॉइन हो सकता है। द एम्प्लॉय ऑफ बीए और वे कैडर में रिजॉइन इन कॉन्सर्न बीए, ठीक है। अगर कोई बीए कैडर है तो बीए में ज्वाइन होगा। जैसे 2017 बैच से पहले जो जेई कैडर होता था वो है आपका ओए कैडर, ठीक है। तो वो क्या होगा कि ओए में जाके ज्वाइन करेगा, ओए में। मगर इसके बाद जब सर्कल कैडर हो गया तो वो उसका ये नहीं है कि वो सेम ओए में उसको देगा, सेम बीए में देगा, उसको अलग जगह पे भी दे सकता है। पोस्टिंग और रिजॉइनिंग शैल बी डिसाइडेड बाय द बीएसएनएल। ये बीएसएनएल अपना जो जरूरत है अपना हिसाब से करेगा। नो एम्प्लॉई शैल हैव द राइट टू क्लेम पोस्टिंग एट द लास्ट प्लेस ऑफ पोस्टिंग। ये कोई भी ऐसे राइट नहीं रहेगा
at any place or choice upon his rejoining. Rejoining after sabbatical shall not confer any professional right in matter of posting or deployment. तो कोई भी मैटर नहीं होगा। तो पोस्टिंग का भी एक लोचा यहाँ पे कर दिया है कि आप जहाँ से गए हैं वहाँ पे आपको पोस्टिंग नहीं मिल सकता है, मिलना वो पूरा डिस्क्रिशनरी पावर हो गया है। और इन केस ऑफ एम्प्लॉय डज नॉट विश टू रिजॉइन आफ्टर सैबैटिकल पीरियड ही शैल सबमिट हिज रेजिग्नेशन लेटर और वॉलंटरी रिटायरमेंट शैल ही मे नॉट रिक्वायर्ड टू रिजॉइन फॉर सच पीरियड। तो इसमें 3 महीने का इन एन इवेंट ऑफ एम्प्लॉय सबमिट हिज रेजिग्नेशन, अगर कोई रेजिग्नेशन दे दे और वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहे सैबैटिकल पीरियड के बीच में, तो सच रेजिग्नेशन और voluntary retirement shall be deemed effective from the date of starting of sabbatical। तो जिस दिन से sabbatical लिया है उसी दिन से वो इफेक्टिव होगा। तो सोचिए कि कोई 25 में sabbatical लिया है, ठीक है, आप वो जाके 28 में अगर उसका ख़त्म होने का टाइम है, सोचिए कि 29, अब वो 28 में जाके अगर रिटायरमेंट देना चाहे तो उसका जो कैलकुलेशन होगा वो 25 से कैलकुलेशन होगा, ठीक है। In any case, employee does not rejoin after availing sabbatical period or recalling by BSNL to join back. The employee shall be deemed to have resigned from the service of BSNL from the date of starting of sabbatical period। ठीक है, दे दिया। अब conduct and discipline क्या है? Employee shall not be present in BSNL। BSNL में रहना नहीं है, BSNL के साथ कोई भी इन मैटर प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी ड्यूरिंग सैबैटिकल पीरियड। सैबैटिकल शैल नॉट कॉन्फर एनी इम्यूनिटी फ्रॉम डिसिप्लिनरी एक्शन। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि आप चोरी करके सैबैटिकल लेके भाग गए तो आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। वायलेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन शैल अट्रैक्ट अंडर द डिसिप्लिनरी रूल्स। तो ये सब है। और ऑब्लिगेशन जो है, ऑब्लिगेशन यहाँ पर रहेगा अगर डेथ हो जाता है। देखिए डेथ में क्या होता है कि डेथ ड्यूरिंग द सैबैटिकल पीरियड इन सर्विस ओनली सेटलमेंट शैल बी ट्रीटेड एज डेथ इन सर्विस। डेथ इन सर्विस होगा क्या, किसके लिए? ओनली फॉर सेटलमेंट ऑफ टर्मिनल बेनिफिट। जो टर्मिनल बेनिफिट है उसके लेके डेथ इन सर्विस हिसाब किया जाएगा, मगर शैल नॉट ऑटोमेटिकली कन्फर द एलिजिबिलिटी फॉर कॉम्पेंसेशन अपॉइंटमेंट। तो इससे क्या होगा, इससे आपका जो कॉम्पेंसेशन अपॉइंटमेंट होता है, हाँ, डाइन हार्नेस जिसको बोला जाता है, वो उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होते हैं। और क्या है, इंटरप्रिटेशन और पावर टू रिलैक्स। देखिए ये सब पावर जो है वो पीजीएम एस्टेब्लिशमेंट के पास होगा, सीएमडी के पास होगा, बड़े बड़े जो अफसर हैं। देखिए एनेक्सियर 1 दिखा दिए, एनेक्सियर 2 दिखा दिए, जो मैं पिछला वीडियो में दिखा दिया था, ठीक है। और देखिए आप क्या है, आप इसका एसओपी जो है, ठीक है, एसओपी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए ये जो एसओपी है, ये एसओपी कैसे काम करेगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर। देखिए पर्पस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सैबैटिकल स्कीम कैसे काम करेगा इसके लिए पर्पस बहुत ज़रूरी है। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को पहले सबमिट करना है अपना एप्लीकेशन। एम्प्लॉय को जो एनेक्सियर ए है वो भरना है और 40 दिन पहले जो प्रपोज डेट है उसको दे देना है। वैसे ही जो अंडरटेकिंग है एनेक्सियर 2 उसको भी भर के देना है। एप्लीकेशन नॉट सबमिटेड इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट और नॉट accompanied by the required undertakings will be rejected और returned। ठीक है, तो ये आपको देना है, पहला बात। दूसरा बात, यहाँ पे रोल क्या होगा जो जीएम पीजीएम का। तो ये जो एप्लीकेशन आप देंगे, इसको रिसीव करने के बाद वेरीफाई किया जाएगा कि करेक्टनेस ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है, जो ईआरपी का डेटा है उसके साथ इसको चेक किया जाएगा। और बेसिक एलिजिबिलिटी ऑफ द स्कीम, आप एलिजिबल है कि नहीं, और डिस्क्लोजर फॉर पर्पस एंड प्रपोज ड्यूरेशन। ठीक है, आप कंट्रोलिंग यूनिट शैल नॉट एडजुडिकेट अपॉन द मेरिट ऑफ द सैबैटिकल रिक्वेस्ट। तो कंट्रोलिंग यूनिट ये बात नहीं बोलेगा कि आप ये जो लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये बात नहीं बोलेगा। कंट्रोलिंग यूनिट को बस ये चीज को एडजुडिकेशन नहीं करना है। ठीक है, कंट्रोलिंग यूनिट शैल एक्सेस एंड रिकॉर्ड। ठीक है,
नाउ क्या क्या चीज़ ना करेंट क्या पोजीशन में काम करते थे, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी क्या है, इंट्री मैनेजमेंट क्या होगा, ठीक है, न्यूमेरिकल लिमिट्स क्या है, ये सब। अब इसके बाद क्या है कि 10% से ज़्यादा स्टाफ, अगर आपके कोई बीए में 50 स्टाफ है मान लीजिए, तो यहाँ पे 10% यानी कि 5 से ज़्यादा स्टाफ को आप सबमेडिकल में नहीं भेज सकते हैं, ठीक है, ऐसे चलेगा। विजिलेंस डिसिप्लिनरी क्लियरेंस चाहिए सबमेडिकल में जाने के लिए, क्योंकि कोई पनिशमेंट अगर कोई किसी के ऊपर है तो नहीं होगा। रोल ऑफ द कैडर ऑफ द कंट्रोलिंग यूनिट, तो यहाँ पे जो नॉन एग्जीक्यूटिव जीटीओ लेवल में है तो वो क्या होगा, वो सर्कल लेवल से ही डिसाइड हो जाएगा, अदर एग्जीक्यूटिव कॉर्पोरेट ऑफिस में जाएगा, ठीक है। अब कैडर कंट्रोलिंग यूनिट क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगा, वो सब आप जो जानते हैं। टाइमलाइन क्या है कि स्क्रूटिनी होगा, ठीक है, कंट्रोलिंग यूनिट पे 10 दिन में, ठीक है। स्क्रूटिनी होगा जो एप्लीकेशन सर्कल ऑफिस में, उसके बाद कॉर्पोरेट ऑफिस में, तो उसमें भी 10 दिन टाइम लगेगा, तो 15 दिन हो गया। डिसीजन होगा 15 दिन में, तो आपका कितना हो गया, 10 + 10 + 15 यानी कि 35। और रिव्यूइंग अदर फॉर्मेलिटीज 5 दिन में होगा, और कम्युनिकेशन ऑफ द डिसीजन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी 5 दिन में। तो 40 दिन में आपके पास पूरा चीज हो जाएगा कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या आपको दे रहे हैं सबमेडिकल कि नहीं दे रहे हैं। उसके बाद रिलीविंग और अदर फॉर्मेलिटीज के लिए 5 दिन लगेगा, तो कुल मिला के 45 दिन ऐसे लगेगा। तो कैसे लगेगा इसका पूरा यहाँ पे ब्यौरा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे रोल क्या होगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का, प्रोविजन ऑफ द स्कीम एंड ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को देखना, ठीक है। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं, ये तीनों कर सकते हैं। और कम्युनिकेशन ऑफ द डिसीजन, कम्युनिकेशन आपको रिटर्न जो कम्युनिकेशन है आपको मिल जाएगा, कौन सा डेट से दे रहे हैं, कितना दिन तक दे रहे हैं, हाँ, ये सब मिल जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज, एम्प्लॉय को क्या जितना भी उसके पास डिपार्टमेंट का चीज़ वगैरह है, जितना भी आउटस्टैंडिंग वगैरह है, सब क्लियर करके जाना होगा। और सबमेडिकल के दरमियान, ठीक है, उसको रिस्ट्रिक्शन होगा बहुत सारा, मतलब वो डिपार्टमेंट का कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगा। अब बीएसएल के पास सभी राइट्स होगा, बीएसएल कभी भी कैंसिल कर सकता है, ये कर सकता है। और बाकी जो जनरल प्रोविजन है वो जनरल प्रोविजन जैसे कार्यकारी है ऐसे ही होगा। तो ये आपका बेसिकली हो गया जो सबमेडिकल का टोटल जो चित्र। आप अगर किसी का फैमिली का जरूरत है, कोई ऐसे तो नहीं लेगा क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं मिलेगा, तो अगर किसी का जरूरत है, किसी का फैमिली में कोई बीमार हो गया, किसी का एजुकेशन पर्पज है, तभी जाके लोग सबमेडिकल ले सकते हैं। मतलब आप लीव में रहेंगे मगर नौकरी बिना छोड़े, ऐसा ही है सबमेडिकल लीव। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी बीएसएल एम्प्लॉयज है सबके पास पहुंचाने का प्रयत्न कीजिए। नमस्कार।